तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारी बहुत सुपर तरीके से चल रही होगी। उसी सेशन में बच्चों हम क्या करेंगे, आज अपना हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं संविधान को लेकर के। और संविधान में जैसा आप जानते हैं पहला ही टॉपिक हमारा है संविधान की विशेषताएं। तो अभी आपकी जो डिमांड है बच्चों की थ्योरी क्लासेस, वो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी सभी विषयों की। आज जो बहुत दमदार सवाल हैं, प्रश्न हैं, हम उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है और कौन उत्तर देता है। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल आज के दिन का है बच्चों हमारा कि किस मामले में यह कहा गया है। बच्चों ये कहा गया है कि किस मामले में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग क्या है? प्रस्तावना। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अगर आप संविधान के भाग की बात करोगे तो संविधान के भाग कितने हैं? 22। और अगर संविधान के आप अनुच्छेद की बात करेंगे तो संविधान में अनुच्छेद आपको कितने दिखाई पड़ेंगे? 395। उपभाग जुड़ करके 400 प्लस हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम मूल की बात कर रहे हैं। आगे बच्चों आपको दिखाई देंगे कि संविधान में अनुसूची कितनी है। जब आप संविधान के अनुसूची की बात करेंगे बच्चों तो आपको अनुसूचियां कितनी दिखाई देंगी? 12। बस यहीं से सवाल आपका बन करके तैयार हो जाता है कि आप ये बताइए कि भारत में कई सारे वाद हुए, परिवाद हुए, चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, बस ये मानने के लिए कि संविधान के बीचों बीच में नहीं, सबसे पहले संविधान की शुरुआत में जो हमारा प्रस्तावना आता है, जो हमारी उद्देशिका है, जो हमारी प्रेम्बल है, क्या वो संविधान का भाग है या नहीं। इस बात को लेकर के कई वाद दायर किए गए और बहुत सारी चर्चा बच्चों उस पर हुई। उन्हीं वादों में से आपको बताना है कि किस वाद में ये मान लिया गया कि हाँ संविधान का ये भाग है। क्योंकि कई जगहों पर यह माना गया कि संविधान की भाषा, संविधान को समझने में कहीं कोई संशय हो, कोई संदिग्धता आए तो मान लिया जाएगा कि हम प्रस्तावना का सहारा लेंगे। लेकिन इसी बात को जब भाग मानना होगा तो कई तरह के कंसेप्ट अलग अलग आते हैं। चलते हैं, देखते हैं अपने हम चारों विकल्पों की ओर। और चार विकल्प हमारे क्या हैं बच्चों? पहला विकल्प हमारा है बेरूबारी वाद 1960। और राज्य की अगर आप बात करोगे तो राज्य बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? पंजाब। दूसरा बच्चों हमारा दिखाई देगा केशवानंद भारतीवाद 1973। और राज्य की अगर आप बात करेंगे तो राज्य बच्चों आपको दिखाई देगा केरल। तो दो वाद आपको दिखाई दे गए हैं। तीसरा आप देखोगे गोलकनाथ वाद बच्चों। कौन सा वाद? गोलकनाथ वाद। और चौथा हम लोग देखेंगे इनमें से किसी भी वाद में संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है या माना गया है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा ये चर्चित वाद हैं तो आपके पास में इसके उत्तर आ जाने चाहिए। और उम्मीद पूरी है कि आपने अपने उत्तर को फाइंड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका उत्तर सही वाला क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम कौन सा? केरल राज्य। इस वाले वाद में कहा गया कि भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वो संविधान का भाग है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अगला सवाल हमारा है कि भारत का जो समाजवाद है ये नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। भारत का समाजवाद कैसा है? ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बस समझने की बात है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि समाजवाद, पहले बच्चों आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में समाजवाद जो शब्द आया है, जब आप पाते हैं तो 42वां संविधान संशोधन और 1900 कब आया? 76 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में बताया गया कि एक शब्द आया जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद हम किसे कहते हैं? समाजवाद का सीधा सा कंसेप्ट यह है कि यहां पर व्यक्ति को महत्व न दे करके सामूहिक रूप से पूरे समाज के उत्थान की बात होगी। और जो सरकारें होंगी, जो राज्य सरकार होंगी, उनका पूरा का पूरा ध्येय ये होगा कि समाज में जितनी भी संपदाएं हैं, जितनी भी संपत्ति है, जितने भी लाभ हैं, वो सामूहिक रूप से एक उचित रूप से उनका वितरण किया जाए। ये समाजवाद की एक परिभाषा के रूप में आप जान सकते हैं।
और समाजवाद के बारे में बात बताई गई है कि जो भारत का समाजवाद है उसका जो स्वरूप है, उसकी जो रूपरेखा है, उसकी जो अवधारणा है, उसका जो कंसेप्ट है भारत के समाजवाद का, वो किसने दिया है? तो एक ही प्रश्न के अंदर आपको उत्तर मिल गया है कि भारत के समाजवाद की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। अब ये बात हो रही है कि उनका जो समाजवाद है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसकी अवधारणा क्या है। तो वो अवधारणा समझने के लिए बच्चों हम चलेंगे अपने 4 विकल्पों की तरफ। और पहला हमारा है कि क्या भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक है। दूसरा बच्चों दिया गया है कि क्या भारत का समाजवाद राजतांत्रिक है। तीसरा बच्चों हमारा है कि क्या भारत का समाजवाद निजतांत्रिक है। चौथा बच्चों है क्या अलोकतांत्रिक है। तो ये आपको बता देना है। और जब आप समाजवाद की बात करते हो तो इसका मतलब होता है भारत के सभी संसाधनों का एक उचित वितरण, समाज में किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो सबको समता का अवसर। तो जब इस समाजवाद की बात होगी तो अलोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो यही गलत है। राजतांत्रिक का मतलब राजा ही सर्वोपरि होगा, ऐसा भी नहीं होगा, है ना, कोई राजशाही तो है नहीं। निज तंत्रात्मक का मतलब है कि निजी ही लाभ अपने ही को लाभ पहुंचाए, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हम सबको महत्व देते हैं, सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना होता है। तो भारत का समाजवाद भी किस कंसेप्ट के ऊपर है, किस अवधारणा के ऊपर है, तो आप उत्तर टिक करोगे लोकतांत्रिक। जिन वही बच्चों ने लोकतांत्रिक उत्तर किया है उनका सभी का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। इसी के साथ बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। बच्चों आप जानते हैं कि पूरे के पूरे भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हो रहा होता है, निर्माण किया जा रहा होता है, तो भारत के संविधान को और खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, पूरी तरीके से कहीं पर कोई विसंगति ना आए, इसके लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने पूरे भारत के संविधान को बनाते समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों का बच्चों? 60 देशों का। और उनमें उनको जो चीजें एक्सेप्ट करने वाली लगी कि हाँ ये बेहतर है और ये हमारे देश के मूल्यों के साथ बेहतर तरीके से संयोजन बना सकता है, उनको वहां से ग्रहण करके भारतीय संविधान में उनको रखा गया। तो वही बात हो रही है कि भारत के संविधान में जो नागरिकता होगी वो कैसी होगी? सिंगल होगी। कहने का मतलब यह है कि भारत के राज्यों की नागरिकता अलग और भारत की नागरिकता अलग ऐसा नहीं है। टोटली आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी और आप एक समय एक ही देश के नागरिक बन के रह पाएंगे। नागरिकता वाले चैप्टर में बच्चों आपको आराम से बताया जाएगा कि नागरिकता हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूभाग शामिल करने के आधार पर, ये सब नागरिकता प्राप्त करने के साधन और तरीके हैं। उन्हीं में से कहा गया कि आप एक समय में एक ही के बन के रह सकते हो, निजी जीवन में भी और भारतीय जीवन में भी। तो एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है, इस बात को जानने के लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला बच्चों है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है जर्मनी, चौथा हमारा है विकल्प फ्रांस। सोच लीजिए क्या विकल्प होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है और हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं। देखेंगे बच्चों तो ना ही यहां पर अमेरिका होगा, ना ही जर्मनी होगा, ना ही फ्रांस होगा। आपका उत्तर सीधा सा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। अगर आप ब्रिटेन को इस तरीके से नहीं जानना चाहते हैं तो आप इसी ब्रिटेन को इंग्लैंड के रूप में भी जान सकते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इंग्लैंड आ जाता है विकल्प में तब भी उत्तर सही होगा, यूके आ जाता है यूनाइटेड किंगडम तब भी सही होगा और ब्रिटेन आ जाता है बच्चों तब भी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में शक्ति के स्रोतों के रूप में सर्वोच्च क्या है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान और भारतीय देश में जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, वो सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च ताकत, सर्वोच्च पूरे के पूरी तरीके से समझ लीजिए कि पूरी तरीके से जो ताकत अपने पास रखती है, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाएगा कि भारत में सर्वोच्च शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च कौन है,
तो आपके सामने चार विकल्प बच्चों रहेंगे। पहला है क्या वो सर्वोच्च सत्ता, क्या वो सर्वोच्च शक्ति, क्या वो सर्वोच्च पावर संसद के पास है, नहीं या हाँ या आप बताएंगे। दूसरा है भारत के मंत्री, तीसरा बच्चों है सर्वोच्च न्यायालय जुडिशरी, और चौथा है भारत का स्वयं का संविधान। तो बच्चों बहुत अच्छे से आपने विकल्प देख लिए होंगे और उम्मीद है कि आपने उत्तर भी सोच लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, तो आप बता दोगे संविधान के पास। और अगर एक विकल्प होता जनता, तो आप मानते कि जनता ही सर्वोच्च होती है, क्योंकि हमारा संविधान स्टार्ट ही होता है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सर्वोच्च सत्ता संविधान है। हमारे भारतीय संविधान के ऊपर ना संसद की शक्ति है, ना मंत्रियों की शक्ति है, और ना ही आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च जब भी होगा संविधान है, संविधान के तहत ही सभी काम होंगे और संविधान से ऊपर कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान के द्वारा कब अपनाया गया है ना बच्चों। आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसको आप तिरंगा, तिरंगा हमको जान से प्यारा है, आप लोग जानते हैं विश्व तिरंगा प्यारा, आप आराम से जानते हैं, और झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडे की शान की जो बात हो रही है, तो आप बताएंगे कि पूरे विश्व को विजित करने वाला जो गीत बना है, तो वो झंडे को भारतीय संविधान के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, कब उसको अपनाया गया। एक्सेप्ट का मतलब लागू किया गया, नहीं अपनाया गया। तो आपको ये बताना है। पहली डेट आपको दे रखी गई है 26 मार्च 1947, दूसरी डेट आपको बच्चों दे रखी गई है 26 जून 1947, तीसरी डेट है 26 अप्रैल 1947, और अगला है बच्चों हमारा 26 जुलाई 1947। तो आराम से आप सोच लिए होंगे। बताइए कि जो हमारा प्यारा नेशन का झंडा है, पूरे देश का राष्ट्र ध्वज है, जब देश कोई गौरव का काम करता है तो सीना हमारा आराम से गर्व से भर जाता है जब हम अपने फ्लैग की तरफ, झंडे की तरफ देखते हैं। तो उत्तर आपको बताना है कि वो कब माना गया है। तो उत्तर बिल्कुल परफेक्ट जिन लोगों ने बताया है 26 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा हमारे राष्ट्रध्वज को अपना लिया गया। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में अदम्य शक्ति, मतलब अदम्य शक्ति, मोस्ट ऑफ द मोस्ट पावर है ना, अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक क्या है। तो आप जानते हैं कि भारत को जो संविधान है उसमें बच्चों आपको साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे कई सारे सिंबल हैं, प्रतीक हैं। उन्हीं प्रतीकों में जब आप देखेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होगा, राष्ट्रीय चिन्ह में आपको कई सारे चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि आपको सिंह दिखाई देंगे, आप जानते हैं कि 4 आपको शेर दिखाई पड़ते हैं, आपको उसी में से सांड दिखाई पड़ेगा, उन्हीं में से आपको घोड़ा दिखाई पड़ेगा, उन्हीं में से आपको चीता दिखाई देगा। जैसे जब आप सांड की बच्चों बात करोगे तो ये भारतीय कृषि और उसकी समृद्धि को दर्शाता है। जब आप बच्चों सिंह की बात करोगे तो भारत की ताकत को दिखाता है, भारत के विकास को दिखाता है, भारत की वीरता को दिखाता है, आगे भारत के गर्व को भी दिखाता है। आगे की बात करोगे, यहां पर बात की गई है कि भारत के अदम्य शक्ति, ताकत, दूसरा है परिश्रम, और अगला दिया है कि भारत की जो समाज है, भारत का जो विकास का पथ है वो कभी रुकने वाला नहीं, हम जीडीपी में आगे चलते जाएंगे, दूसरी, तीसरी और फिर प्रथम। इस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत क्या है, गतिशील है। वो ऐतिहासिक रूप से जब से भारत राष्ट्र है कभी भी उसके पैर न रुके हैं, न थके हैं, न थमे हैं। उन सब का प्रतीक हम किसको मान लें? क्या हम सिंह को माने, क्या हम घोड़े को माने, क्या हम सांड को मान लें, क्या हम चीते को मान लें? तो उत्तर सही आपका क्या होगा कि गतिशीलता का प्रतीक क्या है बच्चों? घोड़ा। गति से आप याद रखिएगा कि गति कौन करता है? घोड़ा। हॉर्स पावर आप याद रखिएगा ताकत के लिए। चलिए आगे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो एक उत्तर यही दे दिया गया है कि कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950।
जिसे किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। कोई भी इनसे अपरिचित नहीं है। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान को भी लिखा, जन गण मन अधिनायक जय है। और इन्होंने ही बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा, अमार सोनार बांग्ला। आगे की बात, इन्होंने फिर तीसरा प्रश्न इसी में, जो हमारा जनगण मन लिखा गया और उन्होंने शुरू मूल रूप से किस भाषा में लिखा था बच्चों? बंगला भाषा में। आगे है कि इसमें कितने पद हैं? तीन तीन सवाल बच्चों एक एक प्रश्न में है। पहला इन्होंने बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रगान है उसको अपनाया कब गया है बच्चों? 24 जनवरी 1950। और उसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला गीतांजलि नामक इनके पुस्तक पर। अगला है कि इन्होंने जो लिखा हमारा राष्ट्रगान, वो मूल रूप से किस भाषा में शुरू में था? बंगला भाषा में। अब है कि वो जो लिखा राष्ट्रगान, जन गण मन अधिनायक जय है और भारत भाग्य विधाता, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि टोटल कितने पद हैं, तो आपको वो टोटल पद बताने हैं बच्चों। क्या उसमें जो हमारे पद 8 हैं? क्या उसमें पद हमारे 6 हैं? क्या उसमें पद हमारे 7 हैं? क्या उसमें पद हमारे 5 हैं? बहुत प्यारा सवाल है। छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं और एग्जाम में जब गलत हो जाते हैं तो आपको बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं कि हमने बड़े से बड़े सवाल बड़ी सी बड़ी किताबों से तैयार करके आंसर कर दिए, लेकिन जहां आपका ख्याल नहीं था वहां गलत हो गए। और मायने दोनों सवाल, चारों सवाल लगते हैं, भले वो बड़ा हो भले वो छोटा हो। एक नंबर अगर कटा, चाहे वो बड़े सवाल से कटा हो या छोटे सवाल से, तकलीफ आपको बराबर देगा, है ना बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे राष्ट्रगान में जो पद हैं, पदों की संख्या कितनी मानी गई है बच्चों? ये मानी गई है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। एक तो बच्चों यहीं पर हो गया कि हमारा जो राष्ट्रगीत है, और जो नए बच्चे हैं वो याद रखेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में प्रॉपर अंतर है। राष्ट्रगान हमारा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वो है हमारा जनगण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रगीत लिखा है हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो शुरू होता है वंदे मातरम, सुफलम सजलम मातरम सस्य श्यामलम, ऐसा वाला है ना। तो आप ये बात याद करोगे कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। और अगला सवाल कि जैसे राष्ट्रगान लिखा गया था हमारा बंगला भाषा में, ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय गीत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में बच्चों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और उनके उपन्यास किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। अब सवाल है कि इसे कब अपनाया गया? ठीक है बच्चों, एक एक सवाल में तीन तीन चार चार सवाल हैं। तो पहली बात हो जाएगी कि जो हमारा राष्ट्रगीत है लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने लिखा बच्चों? तो ये उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मूल रूप से किस भाषा में लिखा? तो आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत में। तीसरा हो जाएगा कि उनके किस उपन्यास से लिया गया? तो आप बता दोगे आनंद मठ से। फिर आपको बताना रहेगा कि इसे कब अपनाया गया। तो पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प है 24 जनवरी 1949, और अगला बच्चों हमारा 26 जनवरी 1950, और अगला है 26 फरवरी 1950। तो आप कोशिश करिए कि क्या होना चाहिए, एक प्रश्न में एक ही प्रश्न नहीं है, तीन तीन चार चार प्रश्न हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो तय मान चलिए कि आपका फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका बच्चों सही उत्तर आपका होना चाहिए ए वाला, और होगा भी ए वाला, 24 जनवरी 1950, है ना बच्चों, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत का कौन सा प्रतीक राष्ट्रीय उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है? बच्चों समझ में आया होगा सवाल कि भारत में कई सारे प्रतीक हैं, सिंबल। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जब बात होगी तो कहाँ कई प्रतीक दिखाई देंगे। आपको सांड दिखाई देगा, आपको कमल दिखाई देगा, आपको रोटी दिखाई देगी, है ना बच्चों। ठीक उस आपको हाथी दिखाई देगा। उसी तरीके से सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों, भारत का कौन सा प्रतीक, कौन सा सिंबल, जो नेशन है, जो आपका देश है, राष्ट्रीय उपलब्धि यानी देश की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को तथा लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। बहुत प्यारा अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल आपसे गलत करवाएगा दरोगा भर्ती वाला, तो आप अच्छे से देख के चलेंगे। तो पहला विकल्प हो जाएगा
क्या अच्छे राष्ट्रीय उपलब्धि और लंबे जीवन के लिए और अच्छे भाग्य के लिए क्या हमारा प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद? याद रखिएगा, ये भी उत्तर है कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद। दूसरा है क्या राष्ट्रीय जलीय जीव, और राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? डॉल्फिन मछली। अगला है राष्ट्रीय नदी जिसका नाम है गंगा, क्या गंगा है? अगला है राष्ट्रीय पुष्प कमल। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा कि ये जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इन्हीं में से किसको अच्छे जीवन, अच्छे भाग्य और राष्ट्रीय उपलब्धि, लंबे जीवन के लिए प्रतीक के रूप में माना गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर अपना फाइंड कर लिया होगा, सोच लिया होगा कि क्या होना चाहिए, और गलत भी कई लोग उत्तर कर रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने संभवतः आज का अंतिम सवाल रहेगा। कम कम लेकर के चलेंगे लेकिन मजबूत कंटेंट के साथ चलेंगे ताकि आपका मजबूती से तैयारी हो सके। लंबे वीडियो भी मिलेंगे, थ्योरी वीडियो भी मिलेंगे, बस आप अपना प्यार बना के रखिए। पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी को कब स्वीकृति मिली? बच्चों आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, तो सबसे पहली बात तो यही एक उत्तर मिल गया कि हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। तो आपको उत्तर दे दिया गया कि राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा एलिफेंट का मतलब हाथी है। अब बताना है कि उसको विरासत का दर्जा, मान्यता का दर्जा कब मिला है। तो पहला विकल्प है क्या 2008, दूसरा है 2010, तीसरा विकल्प 2012 और अगला है 2015। तो बच्चों बिल्कुल आराम से आप सोच रहे होंगे, सॉरी, और उत्तर आप दे रहे होंगे। देखते हैं बच्चों, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2010। यानी अगर पेपर वाला पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो आप बहुत मासूमियत के साथ बता दोगे कि सर ये हमारा हाथी है। दूसरा अगर वो प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि लो मान लिया हमने कि हाथी है, लेकिन इसको कब स्वीकार किया गया, तो आप उत्तर करोगे 2010। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आज के अपने 10 सवाल देख लिए। 10 सवाल बहुत बेहतर थे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल के लिए सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा लोगों से कराइए, अपने सभी ग्रुप्स में सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।